नमस्कार, स्वागत है आपका 7 बजे की खबरों में। मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले सुर्खियां। गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत मुहिम शुरू, प्रधानमंत्री ने दिलाई सफाई की शपथ। 5 साल तक चलेगा अभियान। एशियाई खेलों में भारत का सुनहरा दिन, हॉकी में पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट में हराकर जीता गोल्ड। 4x400 रिले रेस में महिला टीम को मिला स्वर्ण पदक। हरियाणा में बीजेपी और महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी के घोषणा पत्र जारी, लोक लुभावन वादों से मतदाताओं को रिझाने की कोशिश। महाराष्ट्र में गठबंधन के पक्ष में थे सोनिया गांधी और शरद पवार, पृथ्वीराज चौहान पर अलग होने का आरोप। और महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। और सबसे पहले आज की पहली खबर। महाराष्ट्र और हरियाणा में 15 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। सूबे के मतदाताओं को लुभाने के लिए पार्टी ने तरह तरह की घोषणाएं की हैं। कांग्रेस ने हर तबके के विकास का वादा किया है। महाराष्ट्र में विकास के काम को जारी रखने के ऐलान के साथ बुधवार को प्रदेश कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में समावेशी विकास को प्राथमिकता दी है। वहीं ग्रामीण विकास पर खास जोर दिया गया है। हर गांव के लिए पक्की सड़क बनाने का वादा है। युवाओं को लुभाने के लिए कांग्रेस ने 9वीं पास छात्रों को मुफ्त टैबलेट, कॉलेजों में मुफ्त वाईफाई, पुणे और नागपुर के बीच आईटी हब बनाने की घोषणा की है। वहीं लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा और महिलाओं के लिए विशेष पुलिस चौकी बनाने का ऐलान भी है। राज्यामधला विकास पुढे नेण्याचं काम आणि या राज्याला सर्व घटकांना मजबूत करण्याचं काम काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाने सरकारने सातत्याने केले। आज जाहीरनामा या ठिकाणी आम्ही समोर ठेवतो। तो जाहीरनामा याची एक कडी आहे। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, महाराष्ट्र कांग्रेस चुनाव प्रभारी मोहन प्रकाश समेत राज्य के कई नेता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में बातचीत करने के लिए मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ कांग्रेस के नेता बालचंद मुंगेकर साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुंगेकर साहब। क्या कांग्रेस ने बहुत देर नहीं कर दी आज घोषणा पत्र जारी करने में? थैंक यू वेरी मच। थैंक नहीं देर की, क्योंकि आज का दिन तो है बहुत महत्वपूर्ण दिन है गांधी जयंती का। और हम चाहते थे कि गांधी जयंती के शुभ अवसर पर हमारा घोषणा पत्र हम प्रदर्शित करें और बिल्कुल देर का सवाल ही नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप लोग अगर एनसीपी आज नहीं जारी करती तो घोषणा पत्र ही नहीं जारी करते, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टियों में कंपटीशन हो रहा था। अमृता, ऐसी बात करना मुझे लगता है कि ये नामुमकिन बात है। हाँ। कि जब से दोनों पार्टी ने, कांग्रेस और एनसीपी ने अलग अलग चुनाव लड़ने का निर्णय किया, तो हमारा घोषणा पत्र, उनका घोषणा पत्र, हमारा घोषणा पत्र करने का, जारी करने के दिन और उनका घोषणा पत्र जारी करने का, इसमें कोई ऐसा तालमेल निकालने का संभव ही नहीं है। कोई इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। हमारा घोषणा पत्र एक इंडिपेंडेंट घोषणा पत्र है। जैसे कि 1 मई 1960 में महाराष्ट्र राज्य की भाषा की प्रांत के अनुसार जब स्थापना हो गई, तब से आज तक एक्सेप्ट 1996 टू 2004-5 तब से 49 इयर्स कांग्रेस रूल द स्टेट। अभी जो महाराष्ट्र की आर्थिक जो प्रगति है, वो सामाजिक न्याय प्रस्तावित करने का जो कांग्रेस ने जो कार्य किया, एक सर्वसमावेशक विकास करने का जो कांग्रेस ने कार्य किया, जो सेक्युलरिज्म और सब धर्मों, सब जाति के लोग, सब भाषाओं के लोगों को इकट्ठा रखने का, नेशनल यूनिटी करने का जो कांग्रेस ने काम जो किया, और खास करके 2004-5 और 2014 तो 15 बरस में जो महाराष्ट्र की प्रगति की, आज भी अगर इतनी महाराष्ट्र में 15 साल में इतनी प्रगति हुई है, तो अभी भी आप लोग अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूसिव ग्रोथ की बात क्यों करनी पड़ रही है? युवाओं को टैबलेट देने की बात क्यों करनी पड़ रही है? वाईफाई सेवा और किसानों को प्राथमिकता देने की बात क्यों करनी पड़ रही है? 15 साल से आप लोग का राज चल रहा है। आप बार बार कह रहे हैं कि हमने इंक्लूसिव ग्रोथ करने की बात की है, इंक्लूसिव ग्रोथ को प्राथमिकता दी है और बहुत हद तक इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ ले गए हैं राज्य को, तो फिर भी उसी पैटर्न पे आगे चलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या कुछ कमी रह गई है? अमृता, बिल्कुल कमी। एक तो देखिए
कि एक तो आपको मालूम है कि इंक्लूसिव ग्रोथ की जिक्र पहली बार हमने 11वीं पंचवर्षीय योजना में की, जब मैंने 11 5 ईयर प्लान का ड्राफ्ट तैयार किया टुवर्ड फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो इंडिकेटर्स है इंक्लूसिव ग्रोथ के, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में यदि आप देखें तो केरला छोड़कर और हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य जिनकी आबादी कम है, लेकिन महाराष्ट्र का यदि आप लिटरेसी देखेंगे, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखेंगे, यदि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट देखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि 15 बरस में काफी प्रगति महाराष्ट्र राज्य ने की है। और सर, एक चीज बता दीजिए, ये मैनिफेस्टो आप लोगों के लिए कितना महत्व रखता है? चुनाव के बाद इसे कितना याद रखा जाएगा? क्योंकि बार बार तमाम नेताओं की तरफ से हमने सुना है कि मैनिफेस्टो इज अ पेपर ऑफ नो वर्थ, रिलीज्ड एंड फॉरगॉटन। तो कितना महत्व रखता है इस तरह का मैनिफेस्टो? नो, देखिए लोग तो इस बारे में एक हमेशा के लिए मैनिफेस्टो यदि नहीं होता तो 1996-97 में सेना भाजपा को सत्ता पर आने के बाद जब 5 बरस के अंदर उनको सत्ता से भगा दिया, 98-99 में बीजेपी सरकार आई थी, कोalition गवर्नमेंट अंडर वाजपेयी जी। 2004 में उन्होंने शाइनिंग इंडिया की घोषणा कर दी और नहीं चली। लोग एक ख्याल रखते हैं मैनिफेस्टो का खुद का एक महत्व होता है, लेकिन इसका भी महत्व होता है कि मैनिफेस्टो में जो बातें लिखी जाती है, जो लोगों से वायदे किए जाते हैं, उनमें कितने वायदे पूरे हुए, वो वायदे पूरे करने की क्षमता किसी पार्टी में। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह का घोषणा पत्र कांग्रेस ने अभी आज का जिसका उन्मोचन किया, मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के लोग जैसे 49 ईयर्स दे हैव पुट कांग्रेस इन पावर, दे विल कंटिन्यू टू डू दैट। महाराष्ट्र के लोगों को मालूम है इट इज इंटरनेशनल कैपिटल, फाइनेंस कैपिटल बॉम्बे ऑफ द स्टेट, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझता हूँ कि लोग बिल्कुल भरोसा करेंगे। यहाँ की एक कांग्रेस डजंट बिलीव इन डिविसिव पॉलिटिक्स। सर, एक आखिरी सवाल मैं करना चाहती हूँ। तमाम घोषणा पत्रों को देखते हुए और पार्टियों के रुख को देखते हुए ऐसा लगता है कि पार्टियां जो है अपने ही पुराने पार्टनर्स को हराने के लिए सारा चुनाव लड़ रही हैं, सारे मैनिफेस्टो ला रही हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बिल्कुल सी अमृता, तुम मुझे पहचान, मेरा ये सवाल है कि अन्य पार्टियां क्या करते हैं, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। हमने जो घोषणा पत्र का जो उन्मोचन किया, मैं उसमें समझता हूँ कि महाराष्ट्र की प्रगति नंबर 1 पर रखने के लिए, जो प्रगति होगी उसके फायदे गरीब लोगों तक पहुंचने के लिए मराठवाड़ा, कोंकण, विदर्भ और वेस्टर्न महाराष्ट्र के अन्य जो जिले जो बैकवर्ड है, उनमें एक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करने के लिए सोशल सेक्शंस जो है, जो कि समझो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, महिलाएं है, माइनॉरिटीज है, उनको और उनका प्रगति करने के लिए हम कटिबद्ध है। और हम इस वास्ते चाहते हैं कि महाराष्ट्र की जनता फिर एक बार कांग्रेस में सत्ता पर बिठाएगी। एक लाइन का जवाब मैं चाहूंगी आपसे। आपने जो पुराने वादे किए थे मैनिफेस्टोज में 2009 में या उससे पहले के चुनाव में, उनमें से कौन सा ऐसा वादा था जो आप मानते हैं कि अधूरा रह गया, जो अभी भी पूरा करना बाकी है? एक लाइन में जवाब। देखिए कि एक लाइन में हम ये चाहते हैं कि यहाँ के जो सोशल सेक्शंस है, हाँ, वो सोशल सेक्शंस पिछड़े, डिसएडवांटेज, महिला और माइनॉरिटीज, देहात के लोग, उन लोगों को यहाँ के आर्थिक प्रगति के परिप्रेक्ष्य में लाकर उनको एक सामाजिक न्याय देने का काम जो कांग्रेस ने हमेशा के लिए किया है, वो हम तेजी से करना चाहते हैं और उसके लिए लोगों से मैंडेट मांगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए मुंगेकर साहब। तो कांग्रेस ने आज महाराष्ट्र में अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है और अपनी बात रखते हुए कांग्रेस नेता बालचंद मुंगेकर। बढ़ते हैं आगे की खबर पर और बात हरियाणा चुनाव की। बीजेपी ने हरियाणा में सरकार बनने पर गरीबों के लिए 1 रुपए किलो की दर से अनाज देने का वादा किया है। आज जारी पार्टी के घोषणा पत्र में किसानों की बेहतरी के लिए सिंचाई सुविधाएं और डेयरी के विकास की बातें कही गई हैं। अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा भी किया गया है। बदले हरियाणा के हालात, चलो चले मोदी के साथ। बदलाव के नारे के साथ हरियाणा बीजेपी ने बुधवार को विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में असहाय लोगों के लिए 1 रुपए प्रति किलो अनाज, बुजुर्गों के लिए निशुल्क तीर्थयात्रा योजना और बुजुर्गों और विधवाओं के लिए 2000 प्रति महीने पेंशन देने का वादा है। सूबे में कृषि बढ़ावा देने के लिए हर खेत में सिंचाई सुविधा, प्राकृतिक आपदा से नष्ट होने वाली फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए कृषि राहत प्राधिकरण बनाने और दुग्ध उत्पादन के लिए गौ संरक्षण पर जोर दिया गया है। स्कूल कॉलेज की छात्राओं के लिए सुरक्षा गार्ड युक्त
विशेष बसें चलाई जाएंगी। प्रदेश में 100 घंटे काम के बदले 12वीं पास बेरोजगारों की 6,000 रुपया और ग्रेजुएट बेरोजगारों की 9,000 रुपया मासिक मानदेय दिया जाएगा। घोषणा पत्र में युवाओं को लुभाने के लिए 100 घंटे काम के बदले 12वीं पास बेरोजगारों के लिए 6,000 रुपए प्रति माह और ग्रेजुएट बेरोजगारों के लिए 9,000 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया गया है। वहीं महिला सुरक्षा के मद्देनजर स्कूलों और कॉलेज में सुरक्षा गार्ड वाली बसें चलाई जाएंगी। व्यापारियों के लिए बिजनेस प्रमोशन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा भी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हरियाणा में बीजेपी के घोषणा पत्र के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा हैं। संबित, बहुत स्वागत है आपका। बहुत सारी लोक लुभावन घोषणाएं की गई हैं बीजेपी के घोषणा पत्र में हरियाणा में। देखिए, जो हरियाणा का कैच लाइन है वो है जय हरियाणा, विजय हरियाणा, सबका साथ सबका विकास। दो आप नारे दे रहे हैं, एक जय हरियाणा विजय हरियाणा और दूसरा सबका साथ सबका विकास। मतलब दोनों को मिला के चलने की बात करें, एक पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा क्या? देखिए, जय हरियाणा स्वाभाविक रूप से ये तो स्वाभिमान का विषय है हरियाणा का, विजय ही हो हरियाणा हो ये भी बहुत बड़ा विषय है, और सबका साथ सबका विकास ये जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का विषय है ये तो होना ही चाहिए। उसके बिना जो मिसगवर्नेंस रहा है 10 वर्ष तक वो कैसे मिटेगा? तो इंक्लूजन के साथ, मगर 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं पूरे मैनिफेस्टो को लेके आया हूँ। एक तो जो आपने बिल्कुल अपने न्यूज़ में रिपोर्ट में कहा कि 1 रुपये प्रति किलो जो अनाज दिया जाएगा गरीबों के लिए, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। चंद दिनों पहले जिस प्रकार से हुड्डा गवर्नमेंट को एक धक्का लगा, गुड़गांव में जो आवंटन हुआ था ज़मीन, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, तो किस प्रकार से ज़मीन आवंटन जो है किसानों के हक में रहे और कॉरपोरेट्स के हक में ना जाए, इसके विषय में जो आवाज़ उठाई गई है ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। महिलाओं के लिए खासकर बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। महिलाओं जो छात्राएँ हैं, जो बच्चियाँ हैं, वो जब कॉलेज या स्कूल जाएँ उनके लिए मुफ्त बस की सेवा तो हमारे पैकेज में लोगों ने देख लिया है। मैं सिर्फ एक चीज़ जानना चाहती हूँ, 2-3 बातें जो महत्वपूर्ण कही गई हैं। बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा, मध्य प्रदेश का टैगलाइन उठाकर यहाँ वो मध्य प्रदेश का आइडिया यहाँ पे ले आया गया है। गरीबों को 1 रुपए किलो अनाज, वो भी कुछ वैसे ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का ही आइडिया है। तीसरा, ये जो टीचर्स को परमानेंट करने की बात कही गई है, ये हरियाणा में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और चौथा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की बात तो मैंने की ही थी, पेंशन को 2,000 किए जाने की बात है। ये ऐसे मुद्दे हैं वो जो लगता है कि बीजेपी एक तरह से फिर से लोक लुभावन मुद्दों पे जा रही है, क्योंकि आपकी 4 महीने की केंद्र की सरकार है, बगल में हरियाणा है। आप लोग की सरकार की कामकाज का असर जरूर हरियाणा के लोगों तक पहुंच रहा होगा। क्या आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि 4 महीने के कामकाज में आप लोगों ने इतना बेहतर काम तो किया ही है कि हरियाणा के लोग उसके आधार पर आपको वोट दे दें? नहीं, स्वाभाविक है कि जो 4 महीनों का हमारा यहाँ का लेखा जोखा रहा है सेंटर का, वो बहुत अच्छा रहा है और इसका इम्पैक्ट जरूर जाएगा। मगर चूंकि ये एक निकाय चुनाव है, अर्थात एक राज्य का चुनाव है, तो राज्यों के विषय पर जब तक हम अपने विचार को प्रकाशित न करें तो लोग कैसे इसको समझेंगे? तो राज्य की, जैसे कि बुजुर्गों का वहाँ जो परिस्थिति है, अगर हम उसको बढ़ाते हैं, 2,000 रुपये भत्ता करते हैं, तो ये तो स्वागत योग्य विषय है। ये तो लोकल विषय है। अभी तक देश में हरियाणा से ज्यादा कहीं पर भी पेंशन की योजना नहीं। 1,500 रुपये पेंशन वहाँ पर ऑलरेडी बुजुर्गों तो 2,000 रुपये होगा बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा के लिए, एक असिस्टेंट के सहित मैं ये जोड़ रहा हूँ। और जिन राज्यों में जो भाजपा शासित राज्य हैं, जहाँ जहाँ जो अच्छा हुआ है, आप देखिएगा गुजरात से भी बहुत कुछ यहाँ लाया गया है, मध्य प्रदेश से भी बहुत कुछ लाया गया है। जहाँ जहाँ जो अच्छा हुआ है वो यहाँ आए, इस पे ध्यान रखा गया है। खास करके मैं देख रहा था कि जो व्यापारी वर्ग है और जो युवा बेरोजगार है, उनके लिए आप वो सेक्शन पढ़ेंगे तो पाएंगे कि बहुत कुछ बेरोजगारी भत्ता भी दी जाएगी। 6,000 अगर 100 घंटे युवा देगा प्रति महीना काम के लिए, जो कि सरकार लेगी, और बदले में 6,000 रुपये जो 12वीं क्लास प्लस है और 9,000 रुपये जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है। ये एक तरह से बेरोजगारी भत्ता होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। नहीं, लेकिन ये जो आप लोग बेरोजगारी भत्ता और ये सब, मैं फिर उसी सवाल पे आ रही हूँ, क्या मोदी जी के विकास के नारे पे आप लोगों को भरोसा नहीं है, जो आप लोग लोक लुभावन मुद्दों को सामने ला रहे हैं? जैसा कि दूसरे पार्टियों पर आप लोग बार बार आरोप लगाते रहे हैं,
वही बात आप लोग भी कर रहे हैं। नहीं अमृता जी, समझना होगा कि ये लोक लुभावन वादे नहीं है। बिल्कुल अगर बेरोजगारी भत्ता, अगर आप बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा करते तो ये शायद बेरोजगारी भत्ता देने से ज्यादा बेहतर कदम होता। मैं वही बता रहा हूँ। देखो, जहाँ तक बेरोजगारी का विषय है, ये भत्ता नहीं है। 100 घंटे उनको काम करने पड़ेंगे, ये काम कंपलसरीली सरकार देगी, तो ये तो एक तरह से रोजगार बढ़ाने का विषय है। दूसरा, आप ध्यान देंगे मैनिफेस्टो में तो 25% रिजर्वेशन होगा हरियाणा के लोगों का, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो अभी तक नहीं हुआ था। ये हरियाणा की जीत है, जो विजय हरियाणा जय हरियाणा, तो स्वाभाविक रूप से यह है। तो ये लोक लुभावन नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। एक तीसरा बहुत जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ा ही अच्छा लगा, दक्षिण मध्य हरियाणा के लिए जिस प्रकार से वहाँ एक खंडपीठ खोला जाएगा हाईकोर्ट का, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का। कांग्रेस ने भी कहा, कहा था, किया नहीं। कांग्रेस ने वादा किया, उसके भी मैनिफेस्टो में ये बात है। 10 वर्ष थे ना वो, अभी 10 वर्ष थे तो खंडपीठ खोल के चालू भी हो जाता, नहीं किया ना। तो हमने ये वादा किया है, ये लोक लुभावन नहीं, ये तो लोक आवश्यक विषय है। क्योंकि देखिए, दक्षिण मध्य से जाके आप चंडीगढ़ में पूरा अप्लाई करें, जुडिशियल प्रोसेस को देखें, ये तो बिल्कुल असंभव सा विषय था। लेकिन तो, मैं बार फिर से वही कहूंगी कि आपके मोदी जी स्किल्ड इंडिया बनाने की बात करते हैं बार बार। हर बार वो ये कहते हैं कि हम इंडिया को डेवलप करने के लिए स्किल इंडिया डेवलप करेंगे। लेकिन तो पहली बात तो है अमृता जी, वो हमारे सबके मोदी जी हैं, केवल मेरे मोदी जी नहीं, हमारे पूरे देश के मोदी हैं। पूरे देश के मोदी जी कहते हैं अगर स्किल डेवलपमेंट के विषय में, तो आप यहाँ भी पाएंगे, यहाँ भी है स्किल डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूट्स खोलने का वादा हमने किया है। देखिए, मोदी जी ने पूरे देश के लिए वादा किया, स्वाभाविक रूप से इस वादे को हम हर निकाय तक ले जाएं, ये भारतीय जनता पार्टी के हर स्टेट यूनिट का दायित्व बनता है। इसलिए आप अगर पूरे मैनिफेस्टो को देखेंगी तो हमने युवकों के लिए ये प्रॉमिस किया है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए हम निकाय खोलेंगे, हर स्तर पे खोलेंगे। तो ये वादा हमने मोदी जी का लिया है। आप इन वादों पर चुनाव जीतने का भरोसा रखते हैं आप लोग? 100%। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको इन वादों के साथ। आप अगर चुनाव जीतना चाहते हैं, बहुत शुक्रिया हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज सिर्फ कांग्रेस में महाराष्ट्र में कांग्रेस और हरियाणा में बीजेपी ने ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में एक और एक तरह से कहें राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसे एनसीपी भी कहते हैं, उसने भी आज अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें किसान, नौजवान, अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए वादे किए गए हैं। आइए दिखाते हैं किस किस तरह के वादे एनसीपी ने किए हैं। एनसीपी ने अपने घोषणा पत्र में विकास से जुड़े तमाम वादे किए हैं। पार्टी ने कहा है कि मुंबई की तर्ज पर औरंगाबाद, नागपुर और नासिक जैसे शहरों में मोनो रेल चलाई जाएगी। पार्टी ने कहा है कि वो सरकार बनाने पर महिलाओं को 33% आरक्षण मुहैया कराएगी। राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यात महिला सुरक्षा समितीची स्थापना झाली। महिला तक्रार निवारणासाठी 103, 1090, 1091 क्रमांकाच्या हेल्पलाइन्स कार्यरत केल्या। इसके अलावा एनसीपी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि सरकार बनने पर पार्टी खेतीहर मजदूरों को पेंशन देगी, 60% खेती ड्रिप सिंचाई योजना के अंतर्गत लाई जाएगी और 5000 से ज्यादा आबादी वाले सभी गांव सफाई योजना के तहत लाए जाएंगे। अन्य सुरक्षा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी दरमहा प्रत्येक कुटुंबास 35 किलो धान्य वाटप, 3 रुपये किलो दराने तांदूळ, 2 रुपये किलोने गहू, 1 रुपया किलोने भरड धान्य, यामधून 7 कोटी नागरिकांना या योजनेचा लाभ देण्याचा प्रयत्न। घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि सरकार बनने पर अल्पसंख्यकों के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा। पार्टी ने सड़क, बिजली और रोजगार बढ़ाने के लिए तमाम वादे किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। गांधी जयंती के मौके पर आज देश भर में सफाई के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राजपथ पर जनसमूह को स्वच्छता शपथ दिलाई। इस अनूठे अभियान में करीब 31 लाख केंद्रीय कर्मचारियों समेत करोड़ों लोगों ने सफाई की शपथ ली। देश को 2019 तक साफ सुथरा बनाने के संकल्प के साथ गुरुवार से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजपथ पर स्वच्छता शपथ दिलाई। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, ग्रामीण विकास मंत्री नितिन गडकरी और मशहूर फिल्म अभिनेता आमिर खान के साथ यहां हजारों छात्र मौजूद थे। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा।
मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। स्वच्छता शपथ दिलाने के बाद प्रधानमंत्री ने राजपथ पर स्वच्छ भारत मिशन पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई और वो खुद भी इस पदयात्रा का हिस्सा बने। राजपथ के इस कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री दिल्ली के वाल्मीकि सदन पहुंचे। बापू के स्वच्छ भारत का सपना पूरा करने के लक्ष्य के साथ उन्होंने सफाई कर्मियों से बातचीत की और सदन में झाड़ू लगाया। मैंने पहले ही कहा, ये राजनीति से परे है, ये सिर्फ राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा से किया हुआ काम है। केंद्र सरकार इस अभियान को शहरों और गांवों में आम लोगों की सहभागिता के जरिए कामयाब बनाना चाहती है। 5 साल में देश के सभी 4041 शहरों में सफाई के लिए खास अभियान चलाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने हर ग्राम पंचायत के लिए सालाना 20 लाख रुपए देने का ऐलान किया। स्वच्छ भारत मिशन पर करीब 62,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें से 14,623 करोड़ रुपए केंद्रीय मदद होगी। 150वीं जन्मदिन जब बापूजी का हम मनाएंगे 2019 में, तब निश्चित रूप से आपके आह्वान के ऊपर पूरा देश इस अभियान को निश्चित रूप से यशस्वी करेगा। और स्वच्छ भारत अभियान ये देश का अनूठा अभियान है जो केवल मन को भी साफ करने का है और साथ में जन आंदोलन भी है। जो उन्होंने ये फैसला किया है, जो उनकी ये सोच है, बहुत ही खूबसूरत सोच है और हम सबको इसके साथ जुड़ना चाहिए, हम सबको इसके साथ कदम से कदम मिलाना चाहिए। आज़ादी के बाद के सबसे बड़े सफाई अभियान के तहत संसद में भी लोगों ने सफाई का संकल्प लिया। राज्यसभा महासचिव शमशेर के शरीफ ने सचिवालय के कर्मचारियों को स्वच्छता शपथ दिलाई। दिल्ली में कई दूसरे मंत्रालयों में भी सफाई कार्यक्रम हुए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री सदानंद गौड़ा और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सफाई की। मैं स्वास्थ्य विभाग के एक साधारण कर्मचारी से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि उसको हर काम में अपना कंट्रीब्यूशन करना है, उसमें उसको अपना हार्ट एंड सोल लगाना है, तो उसकी शुरुआत सबसे पहले मेरे से होनी चाहिए। कई दूसरे राज्यों में भी लोगों ने सफाई का संकल्प लिया और स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई की। लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह तो अहमदाबाद में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सफाई की कमान संभाली। मुंबई में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लोगों से बढ़ चढ़कर अभियान में हिस्सा लेने की अपील की। पटना, भोपाल, बेंगलुरु, गुवाहाटी, चंडीगढ़ समेत कई जगहों पर लोगों ने देश को साफ रखने का संकल्प लिया। अनु दीवान के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहा है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर देश दुनिया में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि पर राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत से पहले राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और शीला दीक्षित समेत कई दूसरे नेता भी राजघाट उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। गांधी जयंती के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और लोगों ने अपने प्रिय बापू को याद किया। 2 अक्टूबर 1969 को गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 1917 में बिहार के चंपारण जिले में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए देश की आजादी में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। महात्मा गांधी के साथ देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी गुरुवार को धूमधाम से जयंती मनाई गई। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विजय घाट जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री को उनके पुत्रों समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन और देश के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंदन में
11 जनवरी 1966 को उनका निधन हो गया। शास्त्री जी ने अपने जीवन में सादगी, उच्च विचार और परिश्रम की अनूठी मिसाल कायम की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब एशियाई खेलों की बात भारत ने 16 साल बाद एशियाई खेलों के पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूट आउट में 4-2 से मात दे दी और इसके साथ ही भारत 2016 के रियो ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय महिला टीम 4x400 रिले दौड़ में भी स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रही। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।